हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो 23 जून को निश्चित हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से आपकी जो एग्ज़ाम में 2 महीने लेट हुई है, जिसके कारण मैं आपको जो रिवीजन है वो दोबारा से कराने जा रहा हूँ। मैं उन्हीं प्रश्नों का आपको रिवीजन कराऊंगा जो मैंने आपको मॉडल पेपर, जो मैंने प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, मंथली जो टेस्ट है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों का आपको मैं रिवीजन दोबारा से कराने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए और उनको समझिए और एग्ज़ाम में अच्छे से कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल की प्रमुख जो परिभाषाएं हैं, देखो पहली परिभाषा है रेडजेल के अनुसार। रेडजेल ने क्या परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल मानव समाज व प्रकृति के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। इसमें दो ही नाम है, मानव समाज और प्रकृति के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। ये परिभाषा किसने दी थी? रेडजेल ने दी थी। दूसरी परिभाषा है, रेडजेल की जो शिष्य थी अमेरिका की कुमारी एलन चर्चिल सिंपल, उसने क्या परिभाषा बताई थी कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थिर पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। क्या परिभाषा बताई कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थिर पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो आप इन दोनों परिभाषाओं को ध्यान में रखना, आप एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख विचारधाराएं। पहली विचारधारा है निश्चयवाद व नियतिवाद। निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक है रेडजेल, जर्मनी का था, भूगोलवेता। उसने क्या बताया कि मानव प्रकृति के अधीन है, अर्थात प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया। इसमें क्या है, प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया है। जो कुछ प्रकृति कहेगी मानव को वैसा ही करना पड़ेगा। इस विचारधारा का जो समर्थक किया था वो थी रेडजेल की शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपुल। इसके अलावा रिटर है, हम्बोल्ट है, इन दोनों ने भी इस जो विचारधारा का समर्थन किया था। रेडजेल की जो प्रमुख पुस्तक थी वो एंथ्रोपोजोग्राफी। एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक में रेडजेल ने मानव भूगोल के बारे में बताया गया। विरोध, कुछ सालों बाद इस विचारधारा का काफ़ी विरोध हुआ, और वो विरोध कहाँ हुआ? फ्रांस में। इसका विरोध करने वाला विद्वान था विडाल्डी लाप्लास। निश्चयवाद के स्थान पर विडाल्डी लाप्लास ने एक नई विचारधारा का विकास किया जिसका नाम था संभववाद। संभववाद में क्या कहता है, मानव प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति कुछ संभावनाएं व्यक्त करती है। इसमें क्या बताया गया है कि जो मानव है वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति कुछ संभावनाएं व्यक्त करती है। इस विचारधारा में क्या बताया विडाल्डी लाप्लास ने कि मानव है वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति कुछ संभावनाएं व्यक्त करती है, और उन संभावनाओं को चुनने का अधिकार किसको है? मानव को। अर्थात इसमें मानव को प्रकृति से क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया गया है। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य की एक विचारधारा, तीसरी विचारधारा उत्पन्न हुई जिसका नाम था नवनिश्चयवाद। ये जो विचारधारा थी, यह विचारधारा संभववाद और नियतिवाद या निश्चयवाद के बीच की विचारधारा थी। इसे हम नवनियतिवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स, परीक्षा में जो क्वेश्चन है वो नवनिश्चयवाद के नाम से भी आ सकता है, नवनियतिवाद के नाम से भी आ सकता है, या वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी आ सकता है। तो आप इन तीनों नामों को याद कर लेना। इसका जो प्रतिपादन था वो ग्रिफिथ टेलर था। हालांकि ग्रिफिथ टेलर जो था वो पहले नियतिवाद या निश्चयवाद का समर्थक था, लेकिन बाद में इन्होंने जो निश्चयवाद की विचारधारा को ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान या जो मरुस्थल थे उनके बारे में बताया कि यहाँ पर मनुष्य के लिए अनुकूल स्थान नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में इनका काफ़ी विरोध हुआ, और ऑस्ट्रेलिया छोड़कर वो बाद में अमेरिका आ गए, और बाद में निश्चयवाद और संभववाद के बीच की विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे हम नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद भी कहते हैं। इसने क्या बताया कि न तो मानव प्रकृति से श्रेष्ठ है और न ही प्रकृति मानव से श्रेष्ठ है। इन दोनों कोई उसने श्रेष्ठ नहीं बताया, वरन ये एक दूसरे का सहयोग करके अपना सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। इसने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया
कि चौराहे पर खड़े जिस प्रकार ट्रैफिक हवलदार है वो कुछ समय के लिए ट्रैफिक को रोक सकता है लेकिन बाद में उसे जाने देता है, उसी प्रकार प्रकृति है वो मनुष्य के जीवन में या रास्तों में कुछ समय के लिए बाधा उत्पन्न करती है लेकिन बाद में उसका कान में हल भी बताती है। तो ये जो विचारधारा थी उनको आप ध्यान से देख लेना, इनमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। फर्स्ट चैप्टर में से अगला जो क्वेश्चन है वो है पर भूगोल की प्रमुख शाखाएं। देखो मैंने आपको क्लास में बताया था कि भूगोल की जो शाखाएं हैं वो प्रमुख 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। शुरू में जो भूगोल का अध्ययन किया जाता था तो प्राकृतिक पक्ष का अध्ययन किया जाता, जैसे नदियां हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, झीलें हैं आदि का अध्ययन किया जाता था। लेकिन आधुनिक युग में रेडजेल ने भूगोल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। मानव भूगोल का जन्मदाता रेडजेल को माना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? रेडजेल। तो भूगोल की 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब इनकी भी अलग अलग उपशाखाएं बना दी गई। भौतिक भूगोल की शाखाएं इसमें देखो गणितीय भूगोल, खगोलीय भूगोल, भूआकृतिक विज्ञान, समुद्री विज्ञान, जलवायु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इनको शामिल किया गया। मानव भूगोल में उन्हीं कार्यों को शामिल किया जाता है जिसमें मानव का योगदान रहता है, जैसे आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, औद्योगिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, परिवहन भूगोल और जनसंख्या भूगोल। तो आप इन शाखाओं को याद करें। क्वेश्चन ऐसे आता है कि भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं लिखिए या मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं लिखिए। तो आप इन शाखाओं को ध्यान में रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक कौन है? इरेटोस्थनीज। भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना है, लेकिन कई किताबों में दे रखा है कि एक्केटियस को माना जाता है। लेकिन एक्केटियस है वो क्रमबद्ध भूगोल का जन्म है। उसने जो भूगोल का अध्ययन किया था वो क्रमबद्ध रूप से किया था, लेकिन पूर्ण तरीके से जो भूगोल का जनक माना जाता है वो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इस विद्वान ने ही जो अध्ययन था उसी को भूगोल नाम दिया। पृथ्वी से संबंधित जो अध्ययन था उसको भूगोल नाम दिया, इसलिए भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आपकी जो विश्व की प्रमुख जो जनसंख्या है उनमें से है 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन आता है, उत्प्रवास व आप्रवास किसे कहते हैं? देखो माइग्रेशन, ये आपके 5 नंबर चैप्टर में से प्रश्न है। माइग्रेशन क्या होता है? प्रवास, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उद्देश्यपूर्ण गमन करना, ये तो होता है प्रवास। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक उत्प्रवास होता है, एक आप्रवास होता है। उत्प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जैसे जयपुर से दिल्ली जाना, इसको ध्यान में रखना है। उत्प्रवास व आप्रवास, कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। उत्प्रवास का मतलब होता है, उत का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उत का मतलब होता है जाना, आ का मतलब आना। तो जयपुर से दिल्ली जाना, ये तो क्या हो गया? उत्प्रवास हो गया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना, ये आप्रवास कहलाता है, जैसे दिल्ली से जयपुर आना। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखो HDI रिपोर्ट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। इसका मतलब होता है इसमें शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय ये शामिल की जाती है। तो 1990 के बाद प्रतिवर्ष UNDP द्वारा HDI रिपोर्ट जारी की जाती है। UNDP का मतलब होता है यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो HDI जो रिपोर्ट है वो UNDP द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है? हालांकि आपकी बुक में ये प्रतिपादन का नाम नहीं दे रखा, लेकिन मैंने बताया जननांगीय संक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो थॉम्पसन और नोटेस्टीन ने किया था। इसमें क्या बताया गया कि किसी भी देश की जन्म दर व मृत्यु दर ज्ञात की जाती है। जिस प्रकार कोई भी खेती व ग्रामीण
और अशिक्षक वो समय के साथ किस में बदल जाता है, शहरी, औद्योगिक व शिक्षित क्षेत्र में बदल जाता है। जिस प्रकार उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर समय के साथ किस में बदल जाती है, निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है। इसमें देखो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? इस सिद्धांत की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, कौन कौन सी हैं? उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था है उच्च जन्म दर व गिरती हुई मृत्यु दर। तीसरी अवस्था है उच्च जन्म दर व मध्यम मृत्यु दर। चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। पांचवी अवस्था है निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। देखो पहली जो अवस्था है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, इसमें अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं, जैसे घाना है, कांगो है, चाड है, इस प्रकार के देश आते हैं। दूसरी अवस्था में भी अफ्रीका महाद्वीप के देश आते हैं, जैसे सोमालिया है। तीसरी अवस्था है उच्च जन्म दर व गिरती हुई मध्यम मृत्यु दर, इसमें भारत आता है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ये देश आते हैं। चौथी अवस्था है मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, इसमें अफगानिस्तान, चीन, ये देश आते हैं। और जो पांचवी अवस्था है निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर, इसमें विकसित देश आते हैं, जैसे जापान है, जिनकी जनसंख्या बहुत ही कम है, जैसे जापान, जर्मनी, यूरोप महाद्वीप के देश आते हैं। इसमें देखो एक चित्र द्वारा समझाया गया है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। देखो जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जलवायु है, धरातल है, मिट्टी है, खनिज है, परिवहन। कैसे जलवायु जनसंख्या को कैसे प्रभावित करती है? जैसे जिस प्रकार जिन क्षेत्रों की जलवायु मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होगी, अधिकतर जनसंख्या वहां पर ही निवास करेगी। धरातल है, अधिकतर जो जनसंख्या है वो समतल मैदानी भागों में निवास करती है, उबड़ खाबड़ स्थान या पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर कम निवास करती है। मिट्टी, जिन भागों की मिट्टी की उर्वरा शक्ति ज्यादा है या उपजाऊ मृदा है वहां पर जनसंख्या अधिकतर निवास करती है, जैसे गंगा का मैदान। खनिज, जिन भागों में खनिज अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं अधिकतर जनसंख्या वहीं पर निवास करती है, क्योंकि खनिजों के ऊपर लोगों को अधिकतर रोजगार मिलता है, या जो खनिजों के ऊपर उद्योग धंधे आधारित रहते हैं जिसके कारण लोगों को रोजगार मिलता है। परिवहन, जिन क्षेत्रों में परिवहन के आने जाने की सुविधा है वहां पर अधिकतर जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो कारक है ये जनसंख्या को अधिकतर प्रभावित करते हैं, जैसे जलवायु, धरातल, मिट्टी, खनिज व परिवहन। चलिए अगला क्वेश्चन है विश्व में 100% साक्षर देश कौन कौन से हैं? जिन देशों की जो साक्षरता वो 100% है, स्वीडन, नॉर्वे और जापान, ये जो देश है इन देशों की जो साक्षरता वो 100% है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है? तो देखिए 90% जनसंख्या 10% जनसंख्या 90% भागों में निवास करती है और 90% भागों में 10% जनसंख्या निवास करती है। एक कारण तो यह है। अधिकतर जो जनसंख्या वो समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके विश्व की प्रमुख जो जनसंख्या वाला जो क्वेश्चन, जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, उस पार्ट में से है। तो अधिकतर जनसंख्या समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करती है। दूसरा कारण, विश्व की जो 1/3 जनसंख्या है वो यूरोप व एशिया महाद्वीपों में निवास करती है, इसलिए विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है, वितरण का मतलब फैलाव, वो असमान है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, बागाती कृषि। बागाती कृषि कम रोपण कृषि भी कहते हैं। क्या विशेषताएं हैं? यूरोपियन लोगों द्वारा शुरू की गई थी। बागाती जो कृषि की गई थी वो यूरोपियन लोगों द्वारा शुरू की गई थी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन जो देश थे वो ठंडे देश थे, और जो बागाती कृषि की जाती है वो गर्म प्रदेशों में की जाती है, इसलिए जो बागाती कृषि यूरोपियन लोगों द्वारा शुरू की गई। इस कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि में कहवा, रबड़, मसाले आदि के बड़े बड़े बागान लगाए जाते हैं। अगली कृषि है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि क्या होती है?
फल व फूलों व सब्जियों को रातों रात ट्रकों में भरकर बाजार के अंदरों तक पहुंचाया जाता है, उसे हम ट्रक कृषि कहते हैं। इस कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो कैलिफोर्निया में हुई थी, अमेरिका में। तो आपको भी इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? राजस्थान की प्रथम जो सूती वस्त्र मिल थी दी कृष्णा मिल से कहाँ थी? ब्यावर, अजमेर। इसकी स्थापना 1889 में की गई थी, दामोदर दास द्वारा की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? देखो, स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है ये देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में जोड़ती है। दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से और चेन्नई को कोलकाता से। इसे हम स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहते हैं, जो देश के 4 बड़े महानगरों को आपस में मिलाती है।